चलिए बच्चों बातें कम करते हैं। और देखिए आज का टॉपिक हमारा है ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज। क्या पढ़ेंगे हम? और गैस एक्सचेंज पढ़ेंगे। और आप सब जानते हो कि ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज हम लगातार करते रहते हैं। और अनन्य शर्मा ऑनलाइन में आज चुके हैं। गुड मॉर्निंग अनन्या। अब आप ध्यान रखिए 9:05 और 9:10 की क्लास हो जाया करेगी। और आपकी जो बहुत समस्या थी वो पूरी हल हो गई। कम से 10 बच्चे ऐसे जो बहुत दिनों से फोन कर करके परेशान थे। और अब हमारे बच्चों को फायदा होगा, आपको फायदा होगा। तो हम ब्रीथिंग और गैस एक्सचेंज में पढ़ रहे हैं। और अगर किसी चीज को समझा जानते हैं तो वो ब्रीथिंग है। कमाल ब्रीथिंग है। सांस लेना सांस छोड़ना ये तो ब्रीथिंग है। तो लगातार हम एयर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं। ब्रीथिंग क्या बोलते हैं? इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग जो है वो स्टार्ट आफ्टर बर्थ होती है। इस टाइम हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है मानसिक, जिसमें मदर यूट्रस में होते हैं। आकाश बिटवीन एयर एंड ऑर्गेनिज्म, हवा और एनिमल के बीच में होती है। और वहां पर एयर है नहीं, तो जहां पर एयर नहीं वहां पर ब्रीथिंग नहीं होगा। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है तो टेक एयर इन, हवा पर ले जाना, एंड टू ब्रीथ आउट और बाहर छोड़ देना। ब्रीथिंग दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। क्या है उसको? अनन्या उसको ब्रीथिंग कहेंगे। तो एयर लेना एयर छोड़ना ब्रीथिंग होता है। और आपको सरप्राइज होगा कि आपने कभी काउंट नहीं किया, 1 मिनट में आप 16 बार ब्रीथ करते हो। 12 to 16 टाइम आप देखना करते हैं। 12 और 16 के बीच में हमारी ब्रीथ होती है। लेकिन तो ब्रीथिंग का रेट है वो हमारा काम डिसाइड करता है। अगर हम कम काम करेंगे तो ब्रीथिंग रेट 12 होगा। और एक्टिव काम से क्योंकि आप हर जाए तो 16 होगा। और भाग रहे हैं तो और बढ़ा है। याद रखिए ब्रीथिंग रेट जो है वो एक तो एज के अनुसार होता है, उम्र हमारी क्या है, एक काम के अनुसार होता है, और एक एनवायरमेंट के अनुसार होता है कि आप कहाँ पर हो। अगर आप सड़क चले गए तो ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। एक तो एज और एक हमारा बॉडी का स्टेटस और एनवायरमेंट, 3 फैक्टर ऐसे हैं जो ब्रीथिंग रेट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप ऐसी जगह जहाँ पर ऑप्शन कम है तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। और जहां पर ज्यादा है वहां पर बहुत कम हो जाएगा। अगर आप सो रहे हो तो 12 ब्रीथ करोगे, और जगे हुए तो 16 करोगे, और भाग रहे हैं तो जितना भाग रहे हो उसके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट होगा। तो अभी केवल इतना पॉइंट जान लो आप, एक एयर इन एंड रिलीज आउट स्टार्ट ब्रीथ। एक बार एयर अंदर से बाहर आ गई, हमारी एक ब्रीथ पूरी हो गई। और मैंने अभी कहा है कि ब्रीथिंग रेट स्टार्ट आफ्टर बर्थ। जैसे हमारा बर्थ होता है तो डॉक्टर क्या करता है, वो हमें उठा के काम देता है। आपने देखा। और भूल रोता है, हमने सब रोए हैं। और जिनकी शुरुआत रोने से होती है वो रोना ही ब्रीथिंग की शुरुआत है। अगर हम रो रहे हैं तो समझो हमारा ब्रीथिंग स्टार्ट हो गया, सही हो गया है। हमारा ब्रेन सही काम कर रहा है। और रोने से कोई नहीं रोया तो इस बात को इंडिकेट करता है कि दिमाग ब्रेन सही काम नहीं कर रहा है। अब रोया क्यों? ये कोई रोई थी नहीं करके, इसे रोई थी, इसे रोई थी। तो इसकी मसल डायफ्राम वो बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था। जब मसल पहली बार काम करती है तो उनकी दर्द होता है, तो पेन होती है। तो उस पेन की वजह से बच्चा रोता है। वो तभी रोएगा जब उसका ब्रेन सही काम कर रहा होगा। अगर ब्रेन सही काम नहीं कर रहा है और डॉक्टर परेशान हो जाएगा, है ना, वो रोना फिर देखेगा और फिर अनाउंस करेगा और दो बोल है। यानी इसका नर्वस सिस्टम से काम नहीं कर रहा है। जैसे आप नर्वस दिखाओ, पीसी कराओ, ये कराओ, ईजी कराओ, तब जाके फाइंड आउट होगा। तो रोना बहुत जरूरी, रोना बहुत जरूरी है। रोने से पता चलेगा कि हमारा पेट परफेक्टली काम कर रहा है। तो अभी हम क्लियर हुआ कि ब्रीथ जो है वो बर्थ के साथ स्टार्ट होती है। यही वजह है कि हमारा बर्थ होता है तो जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है बिना डॉक्टर से काटते नहीं है, वो छोड़ देते हैं। जब तक वो ब्रीथ स्टार्ट तब तक नहीं काटेंगे, उसके बाद काटेंगे। तो हमारी ब्रीथ जब स्टार्ट हुई बर्थ के बाद स्टार्ट हो। ब्रीथ क्या है? ये अंदर जाना और बाहर आना। और 1 मिनट में कितनी बार करते हैं? 12 से 16 ब्रीथ करते हैं। अब आगे जाना। एक वर्ड तो ब्रीथ है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई रेस्पिरेशन हो रहा है।
रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीथ और रेस्पिरेशन दो अलग प्रोसेस है। एक ब्रीथ है, एक रेस्पिरेशन, दो अलग प्रोसेस है। अब एयर अंदर गई, बाहर आ गई, ब्रीथ नहीं हो। लेकिन रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जो आपने एयर अंदर ली है, जो आपके अंदर गई है, उसमें से ऑक्सीजन लेकर जो आपने खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना। तो रेस्पिरेशन में जो खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और वो फूड के वाटर, CO2 और एटी बना देता है। तो रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। यानी हम जब ब्रीथ कर रहे हैं तो किसके कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन। अगर ब्रीथ नहीं हो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो कमाल एयर अंदर जाना और बाहर ब्रीथिंग में, और जो खाना आपने खाया है उसका ब्रेक डाउन होना, उसके बोन टूटना, ये रेस्पिरेशन। तो ब्रीथ अगर होगी तो रेस्पिरेशन होगा। तो ब्रीथ पर डिपेंड रेस्पिरेशन है। अगर रेस्पिरेशन तभी होगा जब आप ब्रीथिंग कर रहे हो, वैसे ब्रीथिंग रुक गई, रेस्पिरेशन एनर्जी बंद हो गई। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ ब्रीथिंग क्या है, वो रेस्पिरेशन कराना है। और रेस्पिरेशन क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ CO2 प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उससे क्या लेंगे, क्योंकि आपके लगे ऑक्सीजन, वो सोर्स ऑक्सीजन का है। बाकी गैस जो कि तो वापस छोड़ देते हैं। तो बीच में हम जो एयर अंदर ले जा रहे हैं उससे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं। और जब एयर बाहर छोड़ते हैं तो उसमें वो CO2 ऐड हो जाती है, तो रेस्पिरेशन बनी। तो जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन कर जाएगी, जब बाहर छोड़े तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब बाहर छोड़ो ऑक्सीजन चलेगी, तो जब हम एयर अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और जब एयर बाहर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कम होती है। ये नहीं होती, खत्म है, खत्म हो गई, कम होती। हम जितनी ऑक्सीजन चले जाते पूरी पूरी यूज नहीं करते, आगे पीछे आएंगे। तो ऑक्सीजन ब्रीथिंग का मतलब ऑक्सीजन लेना है। और जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं तो उसका मकसद जो वेस्ट बना है रेस्पिरेशन, CO2 और वाटर, वो उसमें ऐड करना है। तो जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, फैट का ब्रेक डाउन करते हैं, क्लोरीन का ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें वाटर बनता है, CO2 बनता है। वाटर बनता है, CO2 बनती है, तो पानी पीते हैं, वो तो ड्रिंकिंग वाटर हो गया। और कुछ पानी, कुछ वाटर बनता है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो वाटर के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 CO2 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो वो लगातार टूटते हैं। और हमारी बॉडी में दिक्कत क्या है, उन वाटर मॉलिक्यूल्स में हमें बाहर छोड़ना पड़ता है। इसलिए जब आप सांस बाहर छोड़ते हो उसमें मॉइस्चर नहीं होती, पानी होता है, और वो पानी गैसेस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है। अभी आप देखो, जब आप ठंड पड़ेगी, आप सर्दी में सांस छोड़ोगे तो आपको गैस का गुब्बारा दिखाई देगा। तो अभी ऐसे ही हो रहा है, और क्योंकि अब हवा गर्म है तो एकदम फैलदार दिखाई देता है। अगर हम टेम्परेचर 10 के आसपास कर दें तो हमें वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हम एयर बाहर छोड़ेंगे वो डिफ्यूज नहीं होगी, वो ऊर्जा रुकी रहेगी और दिखाई देती रहेगी। तो हमेशा ऐसा ही होता है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ अनन्या, कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर अंदर जाती है और बाहर आती है, और उस एयर से ऑक्सीजन यूज करके हम रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस में मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसके ब्रेक 3 चीजें बनेंगी, CO2, वाटर और एटी। और हमारे सेल में क्या यूज करेंगे, केवल एटी और CO2 वाटर को बाहर छोड़। यही वजह है कि जब सिमरन को शीशा साफ करना था और पानी खाने का, तो नमी कहाँ से आ गई, ये नमी वही है जो पानी बाहर छोड़नी है। इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। एक आप पीते हो वो ड्रिंकिंग वाटर है, और जो बन रहा है ब्रीथिंग में तो से क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलेंगे हम, मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिक वाटर वही वाटर होता है जिसको हम सेल के बाहर, बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। अगर काश इस पानी को बाहर ना छोड़ते तो आने कैसा पानी में मिला भी ना, जिसका काम चला 2 साल पहले किया था। तो अगर ये पानी हम रोक ले बॉडी में मनस्वी, तो फिर हमें बाहर के पानी की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतना पानी बनता है, इतना पानी बनता है कि हमारी जरूरत पूरी कर सकता है। आपको सरप्राइज होगा
कि एक दिन में हम लगभग 9 लीटर पानी बाहर छोड़ते हैं 24 आवर्स में, 9 लीटर, और चाहिए 4-5 लीटर, तो पानी सरप्लस हो जाता। और भगवान ने कहा कि नहीं, उसको लगाए रखो, ये तो चढ़ जाएगा, सब चढ़ जाएगा, मेरा बिछड़ गया तो वो हमें बीच रखता है। तो पानी हम लगातार चाहिए। लेकिन कंगारू रैट ऐसा एनिमल है जो इस पानी को बाहर नहीं छोड़ता, तो उसको बॉडी में रोक लेता है, इसलिए जिंदगी भर वो पानी नहीं पीता। कंगारू रैट याद रखोगे कौन? कंगारू रैट पानी क्यों नहीं पीता? क्योंकि वो उस वाटर को बॉडी से बाहर नहीं छोड़ता जो फैट या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में बन रहा है। स्नेक पानी नहीं पीता, लेकिन वो बाहर छोड़ता है। स्नेक जो शिकार करता है उसको पूरा निकलता है, उसकी बॉडी लिक्विड है, उससे पानी की पूर्ति करता है। तो शिकार की बॉडी में जैसे तुम हीट कर लेते हैं, तो हीट के अंदर जो लिक्विड है वाटर में सब में वो उसका यूज करता है। स्नेक पानी ड्रिंक वाटर ड्रिंक नहीं करता, लेकिन पानी चाहिए उसे। वो पानी कहाँ से आएगा? शिकार की बॉडी के अंदर जो लिक्विड वाटर मौजूद है वो उसका यूज डिहाइड्रेशन कम करता है, क्योंकि बॉडी पर स्टेट्स मौजूद हैं, जितने स्टेट होंगे उतना ही वाटर लॉस कम होगा। तो इसमें वाटर लॉस कम करता है और शिकार की बॉडी के पानी को अपने पानी की। अब मुझे बताना है कि ब्रीथिंग अलग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस। ब्रीथिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? अब देखिए ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग मतलब होता है टेक एयर इन एंड रिलीज आउट, एयर इन, एयर अंदर लेना एंड रिलीज आउट और बाहर रिलीज आउट, ये तो ब्रीथिंग। तो एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ना कहलाएगा ब्रीथिंग। ठीक। दूसरा जो ब्रीथिंग है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मैकेनिकल। इट मींस मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। और इसमें ना तो एनर्जी यूज होगी और ना प्रोड्यूस होगी। ब्रीदिंग ना तो यूज होती और ना ही प्रोड्यूस होती। तो इन नो एनर्जी यूज, एनर्जी यूज नहीं होगी, कमाल, एनर्जी यूज नहीं होगी, यूज मोर प्रोड्यूस ना बनेगी। तो ना तो एनर्जी यूज होती और ना ही प्रोड्यूस होती। इसमें ब्रीदिंग बस एयर अंदर जाएगी, बाहर आती रहेगी। और मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी फोर्स बाय फोर्स, ताकत से होता है, डिफ्यूजन से होता है, लेकिन कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं। साथ ही साथ नॉन एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक सफिया, इसमें कोई एंजाइम यूज नहीं होता। नो एंजाइम, नो एंजाइम यूज, कोई एंजाइम यूज नहीं होता। क्लियर? तो मैकेनिकल प्रोसेस है, केवल एयर का लेन देन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें कोई एंजाइम यूज प्रोड्यूस होता। अब मैं बात करूं किसकी? रेस्पिरेशन की। तो अब देखो क्या है रेस्पिरेशन। बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल है, सॉरी ब्रेकडाउन और फूड टेक्स प्लेस। फूड का ब्रेकडाउन होता है, जो खाना है वो टूटता है, तो अंत में क्या होगा? इसमें जो आपने खाना खाया है उसका ब्रेकडाउन होता है। आपने कभी सोचा जो खाते हो, रोज ही खाते हो, कई बार खाते हो, कहाँ जा रहा है? और ये क्या रात भर पता कहाँ जा रहा है, पता कहाँ जा रहा है। पर क्यों खाते रोज? क्यों लगातार यूज होता रहता है। ऐसा सोते रहो, जागते रहो, आपका रेस्पिरेशन तो हमेशा चलता रहता है, मतलब ये इंजन हमेशा स्टार्ट रहता है। बस अंतर एक लोड कम है ज्यादा, इतना डिफरेंस है। कमाल सुबह जागे इसका इंजन स्टार्ट, और जब इंजन स्टार्ट किया तो करेगा, लेकिन थोड़ी देर तो थोड़ा ज्यादा करेगा और स्टार्ट नहीं कर दो बाइक, तभी इंजन का यूज देर खाता रहेगा। तो सोते टाइम भी आपका रेस्पिरेशन होता रहता है, एनर्जी चाहिए होती है तो कम चाहिए होती है। अभी तो वैसे पढ़ा चुका है। तो
बहुत सारे लोगों को शिकायत है खाता को लगता नहीं, यानी या तो उनमें विलायक कम है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या उनका जो डाइजेशन एंजाइम कम बनते हैं, तो वो तो वहां पर है। कुछ लोग कम खाते ज्यादा लगता है, यानी उनका डाइजेशन परफेक्ट है और एब्जॉर्प्शन परफेक्ट है। खाने के बाद डाइजेशन परफेक्ट होना और एब्जॉर्ब परफेक्ट, तब जाके आपकी बॉडी में जाएगा। जब तक एसिडेशन ना हो जाए, एसिडेट ना हो जाए, तब तक खाने का फायदा नहीं। तो ये हमने पढ़ा दी, तो वहां जाके आपको याद आ रहा होगा, कहीं वहां पे याद आ रहा है। चलो, तो इसमें बैकग्राउंड फूड टेक्स प्लेस, इसलिए जब भी कोई चीज टूटती है उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो अनन्या रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और कैटाबॉलिक मतलब होता है कि मॉलिक्यूल बॉन्ड टूटेंगे, और जब बॉन्ड टूटेंगे, धमाके होंगे, तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, गर्मी पैदा होगी। और यही वो गर्मी है लोगों आज बहुत चढ़ती है, गर्मी बहुत चढ़ती, इस गर्मी का तो हमारी बॉडी में लगातार हमारा टेम्परेचर आप देखते हो कि हीट कहाँ से मिली हुई है। जब आप नापते हो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, कितना आता है? ये कहाँ से आ गया? ये वही हीट है जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो रेस्पिरेशन क्या क्या प्रोड्यूस होगा? एक तो वाटर, एक एटीपी, और कुछ अमाउंट हीट का प्रोड्यूस होगा। और जो भी यही हीट हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब अनन्या बताएंगे, अनन्या क्या प्लांट्स में भी हीट प्रोड्यूस होती होगी? क्या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं? क्या उनकी हीट प्रोड्यूस होती होगी? जवाब हाँ ना देना है बस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जहां भी रेस्पिरेशन होगा, वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुत्ता हो, गधा हो, घोड़ा हो, एनिमल के दोस्त हो, सब में हीट प्रोड्यूस होगी। अब वो उस हीट का क्या करते हैं? वो उस हीट का यूज करके अपने एंजाइम को एक्टिवेट रखते हैं। पर क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेशन रेट बहुत स्लो होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, ज्यादा ही करते हैं। यहाँ पे कूड़ा कपड़ा उठ रहा है, जिसकी वजह से आवाजें आ रही हैं, अभी जाने वाली है। कैटाबॉलिक मीन्स देखो, मॉलिक्यूल का बनना एनाबॉलिक, और मॉलिक्यूल टूटना कैटाबॉलिक। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो कैटाबॉलिक होगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनाबॉलिक। ठीक है? फोटोसिंथेसिस में श्रेष्ठा, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, एनाबॉलिक हो जाता, और रेस्ट में टूटता है कैटाबॉलिक। बनना, धप्पा होना एनाबॉलिक, और टूटना कैटाबॉलिक। तो बैकग्राउंड एक्सप्रेस कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है सब में। तो इसलिए होता है कि उनकी जो मोबिलिटी एक्टिविटी है, अब आप दिन लगातार ढालता है, जब तक काम नहीं करनी, तो प्लांट स्टैटिक है, स्टैटिक में रुके हुए, इसलिए उनका इस टाइम का बहुत सारा पार्ट डेड है। लगभग 80% पार्ट इस टाइम डेड होता है। अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रीजन दैट प्लांट में रेस्पिरेशन स्लो क्यों होता है, तो उसका मोस्ट ऑफ पार्ट डेड है, क्योंकि बोर में वो तो रेस्पिरेट करेगा नहीं। दूसरा, उसकी जो लीव मोस्टली एक्टिव है, मोस्टली एक्टिव है, और लीव को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती रहती है। और क्योंकि उसे कोई काम नहीं करना है, कोई ऐसा काम जैसे आपकी मसल मूवमेंट करिए, आप दौड़ कर रहे हो, इसलिए उसमें रिक्वायरमेंट एनर्जी कम होती है। तो बड़ा रीजन क्या है कि प्लांट में इसलिए एनर्जी कम होती है क्योंकि वो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब फिक्स है। अगर वो चलता दौड़ता तो सारी ऑक्सीजन सब कुछ यूज कर लेता, कह रहा भैया भेज दीजिए, पहले पेट देना पड़ेगा। स्टैटिक होने की वजह से मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंटेन करेगी, तो हीट प्रोड्यूस होगी, उससे टेम्परेचर मेंटेन होगा, और ये टेम्परेचर एंजाइम को एक्टिव रखना जरूरी है। टेम्परेचर क्या करेगा? एंजाइम एक्टिवेट रखेगा। अब एक बार बताओ, एक वर्ड बोल रही हूँ, टैच होने के बाद वो ठंडी गर्म हो जाएगी, तो जितना रेस्पिरेशन कम होगा
उतना टेम्परेचर कम हो गया तो ठंडा पड़ गया, तो ठंडा पड़ गया तो शुद्ध हो गया। आप मान लो रेस्टोरेंट कम हो रहा है, लिखो ये बात को, जितना रेस्टोरेंट कम होगा उतनी बोर्ड छुट्टी हो जाएगी। और ऐसा होता है जिन लोगों का ब्लड अमाउंट कम होता है उनका शरीर ठंडा रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनका टेम्परेचर कम रहता है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, कैटाबॉलिज्म कम होगा, रेस्पिरेशन कम होगा, शरीर ठंडा रहेगा। और जिनका शरीर गर्म है इसका मतलब ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है। जब आप दौड़ते हो, क्या होता है, आपको पसीना गर्म होकर बहुत गर्म लगे, ऐसे करते हो, यानी जैसे आप दौड़ रहे हो वैसे ज्यादा रेस्पिरेशन हो, ज्यादा हीट बन रही है और उस हीट से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जितना रेस्पिरेशन होता है टेम्परेचर बनेगा। तो अगर बॉडी आपकी गर्म रहती है तो आपकी बॉडी ज्यादा खाना यूज कर रही है, और आपकी बॉडी ठंडी रहती है तो आपका रेस्पिरेशन कम हो रहा है, और उसके लिए आपको डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। ठंडा रहने से बात की पहचान है कि आप ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकते, चुस्त रहोगे, एनर्जी कम बनती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है और इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर ये भी है आरिश, कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत बड़े अमाउंट में होती है। ग्लूकोज की जितनी एनर्जी है को उसका मात्र 42% एटी बनाती है और बाकी से हीट बनती है। अगर ये हीट बॉडी से बाहर न निकले तो आखिरी 30 मिनट में जल भून के रात जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा हो क्यों रहा है? अब सेवन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे तो हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा हीट बची उसका यूज हम पानी गर्म करने में कर रहे हैं। जो पानी बना था ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से उसको गर्म करके यूज करके वो वेपराइज हो गया। क्या हो गया? वो वेपराइज। तो यानी जो पानी बाहर आ रहा है गैस की फॉर्म में क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि जो हीट बनी थी उसका बड़ा पार्ट उसको गर्म करके यूज कर लिया गया। अगर ऐसा ना करते तो बोर्ड टेम्परेचर बहुत बढ़ जाते थे, मेरा टेम्परेचर 100 के ऊपर जा रहा हो गया, जला देना, खत्म स्वाहा। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम पानी को बाहर निकालते हैं। पानी क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो इसलिए वाटर गैसेस फॉर्म में बाहर आता है। तो कुछ वाटर कुछ हीट तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करेगी और कुछ पानी गर्म करने यूज हो जाएगी, और ज्यादा पानी गर्म यूज हो रही है इसलिए सांसें गर्म होती हैं। और गाने गाया जाता तेरी गर्म सांसें, तेरी गर्म सांसें, ऐसे गाने आपने सुने हैं? सुनो क्यों? हमारा टाइम हो सुनने का। गाने बाद में गाना, बाद में सुनना। अभी तो ये सुन लो, ये सांसें गर्म होती है। और क्यों होती है ये बताओ मुझे, क्यों होती है? पता चल गया कि क्यों गर्म होती है, क्योंकि ऐसे हीट का यूज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठंडे रहते हैं। अब वो बता दिया भाई, तो डिपेंड कर रेस्टिंग कम है तो ठंडे रहेंगे, अगर तो ज्यादा रहेंगे, सिंपल सी बात है। और जब पूछे ज्यादा होता है तो कमजोरी ज्यादा खाना यूज होता है। जितना आपका टाइम बुखार में क्या होता है, ब्रीथ सांस ज्यादा होती है, ब्रीथ रेट 40-50 तक पहुंच सकता है। तो बुखार के टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बॉडी में आग कहीं होने लग रही रेस्पिरेशन बन रहा है। जितना रेस्पिरेशन ज्यादा होगा उतना ही आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये छोटी बातें पर समझ में आने में दिक्कत करती हैं, और मैं फोकस करके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर के। हीट जो बन उसका क्या होगा? वो हीट दो जगह यूज हो, टेम्परेचर मेंटेन करेगी और एक्स्ट्रा हीट का यूज पानी को इवेपोरेट करने यूज करेगी। रेस्पिरेशन में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो जितना ज्यादा रेस्पिरेशन का खाना यूज हो ज्यादा भूख लगेगी। अब ये बता दूं मैं अनन्या, सर्दी में ज्यादा भूख लगती है। सर्दी में ज्यादा भूख लगती है क्यों? सर्दी में हमारा रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी बाहर का सरफेस ठंडा हो रहा है। अगर उसको गर्म नहीं करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी कम घट जाएंगी, सेल कम काम करेंगी। तो इसलिए हमारी बॉडी, हमारा शरीर ज्यादा रेस्ट करके टेम्परेचर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ज्यादा खाना यूज करता है, और जितना ज्यादा खाना यूज करता है भूख लगे। तो सर्दी में भूख लगने का कुछ और नहीं है। सर्दियों में चलो सर्दी अच्छा ज्यादा भूख लगती है, खाना ज्यादा यूज होता है, सिंपल सी बात ये है। तो ज्यादा खाना इसलिए यूज किया जा रहा है कि रात
ताकि क्या हो जाए, टेम्परेचर मेंटेन हो। तो सर्दियों में ब्रीदिंग बढ़ता है, सर्दियों में रेस्पिरेट बढ़ता है, और इसलिए हमारी बॉडी ज्यादा हीट बनाकर अपने सर्फेस टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब वापस आओ, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये प्रोसेस बायोलॉजिकल है, लिविंग सेल में होगा। देखो एक और बताओ, ब्रीदिंग तो आप लिखा मैकेनिकल प्रोसेस है, और कमाल सोचते मैकेनिकल तो नॉन लिविंग में हो जाएगा क्या? बिल्कुल होता है। ये तो मैकेनिकल बाय फोर्स होता है, ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसका रेस्पिरेशन ना, ब्रीदिंग ना होता है। उसमें ये अंदर जाती है, एक बाहर आती, धुआं बाहर निकल लगा ना साइलेंसर, और एक उसमें अंदर रास्ता है, एक एयर अंदर जाएगी। अब नहीं पता था सेम टाइम हमारे इंजन था चारा काटने के लिए, और मनस्वी उसमें वो हवा का क्लीनर गुजरता जा रहा, हम लोग हाथ रख देते थे, बंद हो जाता। तो जैसे हम टाप दबा दें तो आदि बंद हो जाएगा, ऐसे ही और इंजन में उस पार्ट पे जहां एयर हाथ रखो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के एयर बर्न नहीं होगा। हमारे में ग्लूकोज बर्न हो रहा है, वहां पर ऑयल बर्न हो रहा है, बात वही है। यदि इंजन बनाया गया है, बिल्ले ने बनाया था, वो उसी बेस बनाया था जैसे हमारी बॉडी काम करती है। हम भी खाना यूज करें, वो तेल यूज कर रहे, वो भी ऑर्गेनिक मैटर, हमारा भी ऑर्गेनिक मैटर है, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। और पानी डालते रहते हैं, यस, हीट बड़ी गर्म होता है, सब कुछ वही हो रहा है। बस ये कि वो केवल ब्रीदिंग कर रहा है, वो रेस्पिरेट नहीं कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, वहां पर यूज हो रहा है ऑयल, और सब कुछ प्रोसेस वैसे हीट इंजन गर्म हो गया जी, तो बंद हो गया। ऐसे हमारी हीट ज्यादातर भी बंद हो जाएगी, ये बुखार भी तो बंद हो गया इंजन। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या बनेगा, अरेनिया CO2 प्लस H2O प्लस ATP प्लस हीट, ये चीज बनेगी। चार प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन के। जब से रेस्पिरेशन चार चीज बनेगी, और उनमें से एक होगा CO2, एक होगा वाटर, एक होगा ATP। और इनमें से हमारे सेल पूरा पूरा यूज करते हैं, केवल एक प्रोडक्ट पूरा यूज करते हैं, और कुछ पार्ट यूज करते हैं हीट का। ये हमारे काम का नहीं होता, इसको बाहर निकालना। तो CO2 और वाटर बाई प्रोडक्ट है, इसको सेल क्यों का क्यों बाहर निकाल। इसमें सबसे टफ पार्ट है, इस वीडियो में सबसे टफ पार्ट है, और मैं खुद को आप दिमाग पूरा जाए अभी जो बताया गया, बस जितना पढ़ा समझ दे रहा हूँ, और दिक्कत पूछ दे रहा हूँ। वीडियोलॉजी में टफेस्ट पार्ट है, सात एसेंस ऑफ द फ्रेशनर ब्रीथिंग गैस एक्सचेंज का, और आई विल ट्राई के एक पॉइंट आपके दिमाग में जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे नहीं आएगी। तो ये प्रोडक्ट किसका हो गया, और रेस्पिरेशन में वहां पे एंजाइम, यहाँ एंजाइम यूज होते हैं, अब नहीं आपके लिए एंजाइमेटिक, ये एंजाइमेटिक है, यहाँ एंजाइम यूज होते हैं। तो ये अगर कोई पूछे तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या एक ही बात है, जिसमें कहीं ना एक बात ना बिल्कुल अलग बात है, और दूसरी अलग बात क्या है, दोनों डिफरेंट बता दिया, अब आपको याद है। क्या सभी एनिमल में ब्रीदिंग होती है? याद रखिए, ब्रीदिंग का मतलब गैस का एक्सचेंज करना है, O2 लेना है, CO2 छोड़ना है, ये ब्रीदिंग का पर्पस है। जब भी ब्रीदिंग होगी तो उससे क्या लेंगे, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ेंगे। तो ब्रीदिंग का पर्पस भी यही है। बहुत सारे एनिमल ब्रीदिंग नहीं करेंगे, लेकिन गैस से एक्सचेंज हर करेगा, हर कोई करेगा। जिसमें भी रेस्पिरेशन एरोबिक है, जिसमें रेस्पिरेशन एरोबिक है, उसमें गैसेस एक्सचेंज होगा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए और वो CO2 बाहर। क्लियर? अब गैस एक्सचेंज करने के लिए हर एनिमल में सेम ऑर्गन नहीं है, अलग अलग ऑर्गन है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी वे ऑर्गन जिससे गैस एक्सचेंज होता है, उनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अन्य अब बात होगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। जो बच्चे अभी ऐप में ऐड नहीं है, वो मैं ग्रुप में लिंक भेजूंगा, और आप उस लिंक को ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें क्लास आईडी भर के मुझे वापस ओके कर दोगे, और फिर सब ऐप में ऐड हो जाएंगे। जो भी क्लास आपको पिछले अभी देखनी है,
सब आपको मिल जाए। इसका फायदा होता है कई बार हम नहीं आ पाए, अगर ये हम पहले शुरू कर देते दूरिया को सारी क्लास नहीं मिलती रहती। कई बच्चे तो ऐसे भी रहे लास्ट ईयर, हालांकि एलटी की आंसर की आ गई है, और अब जो हमें बता 356 दो बच्चों के दो के अंशुल आपके साथ पढ़ता सारे टेस्ट हमारे दिए, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले दो बच्चे रहे, दोनों के 356 हैं, अंशुल और अब तक नहीं बोल नाम नहीं बोलता फिर बच्चा ने गड़बड़ ना कर। मैं हमेशा आपको जानते हो 356 केमिस्ट्री में 160, फिजिक्स में 130, सबसे कम फिजिक्स में फिजिक्स स्कोर 40 है, और निपुण देवरिया जिसके 356 उसके बायो में 356 है, और उसका टोटल 657 सबके हो गए, जो बच्चे मेहनत कर सबके हो गए, और यस 57। और बायो में 27 बच्चे ऐसे हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं 300 प्लस है, और 336 वाले का भी सिलेक्शन नहीं है, फिजिक्स कैलकुलेटर है। तो मैं हमेशा कहता हूँ भैया फिजिक्स में ध्यान देना, क्योंकि हमारी और आपकी मेहनत के बायोस कामयाब नहीं होने। तो मैं तो सिलेक्शन चाहता हूँ, मैं नहीं कहता बायो पढ़ो, कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि मेरा मकसद तो आपको सिलेक्शन से है। हर टीचर मास्टर क्या बेटा फिजिक्स लगा दो, बायो पढ़ो बस, जब तक तीनों सब्जेक्ट बैलेंस नहीं होंगे सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ इतना जरूर कर देंगे बायो कि आपकी थोड़ा सा गड्ढे थोड़ा से भर सकती है, जैसे 32 है तभी इसका काम चल गया, बायो बम्पर नंबर है, बस एक क्वेश्चन दोनों छोड़ गए और वही 4 नंबर का। तो पेपर जो मैं टेस्ट लूंगा वैसे ही पेपर आएगा, और टेस्ट में हमारा 20% प्लस होता है, और वो 20% हल्का होता है, और मैं पेपर देख के ही टेस्ट बनाता हूँ। आई डिजाइन माई ओल्ड टेस्ट माई सेल्फ, मेरा कोई टेस्ट किसी बुक का नहीं होता, हालांकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो आए हुए नहीं तो होंगे, पर ऐसा नहीं कि जो तो लिया धब्बा, जिससे आपको हर क्वेश्चन नया मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, और हर बार के क्वेश्चन अलग होंगे। तो टेस्ट बात कर लिए अब आपको काफी अलग क्वेश्चन मिलेगा। 312 और फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर हालांकि 580 बता रहे हैं, लेकिन जो बच्चों ने बताया उन्होंने तो 530। तो एक्चुअली देखिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप समझदारी के साथ काम में रिजल्ट नहीं आएगा। समझदारी के साथ मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत के साथ समझदारी बहुत जरूरी है। मजदूर बन के मेहनत नहीं करती है, इंजीनियर बन के मेहनत करती है, यानी मेहनत को बताओ कैसे करना है, ये नहीं बस गड्ढा खोद देंगे बस लगे पड़े। तो मेहनत में क्या होना चाहिए, आ रही सेंस समझदारी होनी चाहिए। चलो वापस आओ, अब मैं बात करूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कमाल ऑर्गन्स यूज्ड इन गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। तो ऑर्गन गैसेस एक्सचेंज यूज होंगे, जो गैसेस यूज होंगे वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जहां पर ऑक्सीजन अंदर जाएगी CO2 बाहर आएगी, कमाल उसी ऑर्गन को क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जिस ऑर्गन में ऑक्सीजन अंदर जा सके CO2 बाहर आ सके वही अपने क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो भी क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड्स ऑन इसके अकॉर्डिंग होंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स डिपेंड्स ऑन हैबिटेट। कौन कहाँ रहता है, पानी रहता है, हवा में रहता है, गड्ढे के अंदर रहता है, हैबिटेट। ये तो इस पर डिपेंड करेगा हैबिटेट। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो हैबिटेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये दो मेन फैक्टर हैं जिन पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करते हैं। दो लेवल हैं जिसपे एक तो हैबिटेट रहने जगह, और दूसरा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। वो सिंपल है, एक सेल का, मल्टी सेलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, उस पर डिसाइड है। तो क्वेश्चन बन गया, दीदी क्या क्वेश्चन बना, ऐसे दुनिया का बोझ नहीं घूम रही, खुश रहना चाहिए हम डॉक्टर बनने वाले हैं। ऐसे सोचिए कि बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अरे भैया सोचो डॉक्टर बनने क्या होगा, ऐसे सोचते ना वो आपको आगे दौड़ाएगा। डॉक्टर बनने वाली है, देखो जिसको हम ये कहते हैं बनेगा वो बनेगा। शुरू में अब हाँ बिल्कुल गधा नहीं बनना, खुश है कि काम करना है। बच जाते पिछाली, अगर
जो आपके पास सूट का 15 का पिकअप रहता है वो मेंटेन रखो। ये तो बदन भर और फिर सॉरी स्टार्ट कल करूंगा, ऐसे काम नहीं चलता है। 8 दिन लगातार लगे रहो, सिलेक्शन 100% होता है, 100% हो जाएगा। बायोमेट्रिक में 43 नंबर कम जाने का सजेस्ट वगैरह वैसे करते रहो। बस इस स्टेप पे ध्यान बिल्कुल लगाना है। 150 150 टारगेट मारना है और 320 360 हो सकता है वैसे तो, जैसे लग रहा हो सकता है, एक आध बच्चे को आ सकता है तो ये भी हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं। और एक सरप्राइज फैक्ट ये भी है कि लगभग 1400 की ड्यूटी और बढ़ गई, 1400, और जब आप दोगे तो सब 700 और बढ़ चुके होंगे, तो आपने तो डबल धमाका हो गया। इतनी स्पीड से डबल हो जाएगी आपका टाइम, तो कौन से कम हो गया। 17 मेडिकल कॉलेज में 9 को परमिशन मिल गई, जो 8 है पूरा विस्तार मिल जाएगा, आप टाइम मिल जाएगी। तो इससे चिंता की बात नहीं, सबसे बढ़े जा रहे हैं, हमारे सारे सारे पॉजिटिव है, तो सारे सारे पॉजिटिव है। चलो, और एक फायदा और भी है कि धीरे धीरे अनन्या जो गंदगी कम हो जा रही है, इस पार से मैंने ग्रुप में डाला, शायद आपको भी डाला, इस पार से एनटीए आपकी आंसर की भी आपको भेजेगा। आपकी जो ईमेल आईडी है उस पे आपके मार्क्स, आप ईमेल खोलो तो उस पे आपको लिख देंगे वो, तो उसका आपका सारा डेटा होगा। आपकी जो ओमार भरी है, बच्चे बाद में करके भरा था, तो आपके सामने वो भी होगी, और जो आपकी ओमार चेक होगा ही है वो भी होगी, दो स्कैन होगी, ताकि आप अपना काम अपने आप में देख सकें। क्योंकि बच्चे दिन में पूरा रहते पता नहीं क्या कर दिया, कैसे कर दिया, कैसे चेक हुई, लेकिन कुछ डॉक्टर को चिंता हो गई ये बच्चा क्या होगा। बहुत से डॉक्टर यहाँ हेराफेरी कराते हैं। तो कमाल दो चीजों पर ऑर्गन कौन सा किस होगा डिसाइड करेगा, किस पर हैबिटेट और ऑर्गेनाइजेशन। अब गैस्ट्रिक ऑर्गन्स कौन होगा, अच्छा कौन होगा, फिर एक क्वेश्चन बनना बढ़िया। रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस should be large, बड़ा होना चाहिए, should be large, कितना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, थिन पतला, एंड मॉइस्ट और गीला होना चाहिए, एंड मॉइस्ट। थिन होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, हाईली परमेबल, ताकि चीज अंदर बाहर हो सके, हाईली परमेबल and highly permeable and vascularized, ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी उसमें ब्लड की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। तो हनी मनी ये कंडीशंस हैं, वही ऑर्गन रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है सरफेस लार्ज है, थिन है, हाईली परमेबल है, और उसमें ब्लड की सप्लाई ज्यादा है, ताकि ब्लड के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। तो यहाँ पर अभी तक हमारे दो बड़े क्वेश्चन बन गए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन डिसाइड करता है, हैबिटेट और बॉडी, और कौन सा रेस्पिरेटर तो होना चाहिए जिसमें और यहाँ पर है ना परमेबल। तो यहाँ पर मैं कमाल परमेबल में एक वर्ड और ऐड कर रहा हूँ, और डिफ्यूजेबल, और डिफ्यूजेबल, परमेबल को डिफ्यूजेबल, वो डिफ्यूजन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि गैस का एक्शन डिफ्यूजन से होता है। अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो वो ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं हो सकता। अब किस एनिमल में कौन कौन सी बात करें, सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनिक यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले होते हैं, क्या जिनका ऑर्गन केवल सेल की फॉर्म होता है, कुछ नहीं होता, उनमें हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक्सचेंज होगा। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर एंड इन ऑर्गेनिज्म which have cellular organization
जिनमें सेल केवल सेल का बॉडी बनी होती है, टिश्यू नहीं होता। रेस्पायर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पायर थ्रू, बिल्कुल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कमाल एक सेल वाले हैं उन सब में इससे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा, क्योंकि वही सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एनवायरनमेंट की, उसी कांटेक्ट में। अब इसके एग्जांपल और बिल्कुल एग्जांपल आपको याद करने हैं। एग्जांपल और प्रोटोजोन, अमीबा क्यों और प्रोटोजोन्स तो मारे को एक साथ और स्पॉन्जेस सारे प्रोटोजोन और सारे स्पॉन्जेस में एक्शन किससे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा। और अनन्या शर्मा आप बता सकती हो कि जो कौन क्लोरेला एक सेल एलगी है, क्या उसमें गैस एक्सचेंज होता होगा? क्लोरेला में शगुन क्लोरेला में क्या गैस एक्सचेंज होता होगा? दुनिया में अगर सेल तो एक्शन तो करेगी वो। तो क्लोरेला ट्राइकोमोनास भले ही प्लांट सेल बोल वाले प्लांट ऑर्गेनिज्म हो, उनके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल तो उनमें सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्या समझ आया? कि गैस एक्सचेंज किससे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा तो हर सेल अपना खुद का एक्सचेंज करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। तो एवरी सेल, अगर वो तो एक सेल वाले हैं और स्पॉन्ज मल्टी सेलुलर है, तो उनकी हर सेल के प्लाज्मा गैस एक्सचेंज करेगी। इन दिस रेस्पिरेशन किस तरह का? इन दिस रेस्पिरेशन every cell plasma membrane, every cell plasma membrane perform gas exchange, अच्छा क्वेश्चन बन गया। गैसियस एक्सचेंज हर सेल करेगी, लेकिन कमाल यहाँ पर हर सेल का काम है तो गैस एक्सचेंज करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस पूरी बॉडी सरफेस है। और नंबर नेक्स्ट क्या है? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस नंबर 2 क्या है? जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस। और कम से कम 4 बच्चों को बुखार के फोन आ गए। ध्यान रखें, यहाँ बुखार काफी चल रहा है इस टाइम और डेंगू चल रहा है। आप इसलिए ध्यान रखें, मच्छर जरूर बचाव करें, मच्छर बचाव करें। चाहे अनन्या एक सरदार जी को मच्छर बहुत काट रहे थे और उन्हें गुस्सा आ गया और फिनाइल फैक्ट्री के बैठे अब काट रहे थे, अब काट रहे। हाँ, तो इसलिए फिनाइल वगैरह लगा के आओ ताकि मच्छर भाग जाए। चलो वापस बॉडी सरफेस, these are multicellular but simple organization अपने मल्टीसेलुलर तो हैं और जो उनमें सिंपल है। और इनमें जो सरफेस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक्सचेंज करेंगे, सारी भी करेंगे। एक्सचेंज occurs by सरफेस सेल करेंगे और बाकी सेल को फिर डिफ्यूजन से क्या करेंगे? ऑक्सीजन निकलेगी और CO2 बाहर आती रहेगी। अब इसमें कौन कौन है एग्जाम्पल जो याद करने हैं? एग्जाम्पल
लिबेरिया, हाइड्रा इसमें आता है, और सिलेंट डेटा समझना है, और सिलेंट डेटा, लिबेरिया और सिलेंट डेटा, डिनोफोरा, डिनोफोर्स, डिनोफोर्स एंड फ्री लिविंग, सारे एंड फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्स, प्लेटिहेल्मिन्स, फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्स, ये इसके एग्जांपल हैं। और फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्स में नाम आता है प्लेनेरिया का, देखो प्लेनेरिया, ताकि और भी कंफ्यूजन, प्लेनेरिया जो है अदलिया में फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन है, दैट इज फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन प्लेनेरिया। बाकी सारे प्लेटिन पैरासाइट हैं, और अजय कुमार यहाँ पर ये फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग। अब आगे बात करें तो पहले क्या हुआ, और फिर और अब है नंबर थर्ड स्किल, अब आएंगे स्किल। स्किन जो है वो बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, और मैंने पहले कहा जिनमें रेस्ट्रिक्शंस होगा उनकी स्किन पतली होगी, गीली रहेगी, ड्राई नहीं हो सकती। अब अर्थवॉर्म हमेशा गीला रहता है, फ्लोर हमेशा गीला रहता है, तो जिनमें स्किन रेस्ट्रिक्शन होता है उनका सरफेस एरिया में ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पर सफिया सैनिक समान सदस्य हैं, तो सफिया बताएंगी कि हमारा जो लंग्स है और जो प्रोब है उसमें किसका सरफेस ज्यादा है, स्किन से हो रहा है, हमारा लंग से हो रहा है, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, स्किन का नहीं होगा, लंग्स का होगा। और श्रेष्ठ बताएं, स्किन तो पूरी स्किन सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सरफेस एरिया डिसाइड बाय द रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है। ये झटका लगेगा जब इनके लड़कों में खोल के फैलाऊंगा, ये पूरे कमरे में फैल जाएंगे। 100 स्क्वायर मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर, तो सरफेस एरिया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर लंग्स छोटे हों, लगभग 650 550 ग्राम के आसपास, आधा किलो के हों, लेकिन उनका इतनी लाई बना दी वो 100 मीटर के आसपास एरिया। तो सरफेस एरिया ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द नीड ऑफ द बॉडी। तो आपको कार्ड क्यूटेनियस, क्या कहेंगे, आल्सो कार्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जब स्किन से होता है वो सब बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस। और इसकी खास बात ये है कि जब स्किन से होगा तो कमाल वो स्किन गीली होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, पढ़ चुके हैं। स्किन शुड बी मॉइस्ट, thin and vascularized, blood सप्लाई ज्यादा होती है। और जहां पर रेस्टल स्किन से होगा हनी मनी, उनमें एक्जोस्केलेटन नहीं होगा, नॉट एक्जोस्केलेटन, क्योंकि एक्जोस्केलेटन इम्परमेबल होता है। जहां भी स्केलेटन एक्जो होगा वो इम्परमेबल होता है। तो ये रेस्पिरेशन occurs by skin, it is without, अन्य इससे क्या नहीं होगा, it is without exoskeleton, it is without एक्सोस्केलेटन, उसमें कोई भी भाग एक्सोस्केलेटन नहीं होगा, क्योंकि एक्सोस्केलेटन अगर हो तो इम्परमेबल होगा और उससे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा।
एक्ट लो बाहर वाला, अंदर जो है बोल तो है, जैसे आपके नाक को नहीं, आपके बाल है, आपका एग्जिस्ट लेटर है, गाय का सीओ फूल है उसका एग्जिस्ट लेटर है, सांप की कैच भी है उसका एग्जिस्ट लेटर है। अगर वो होता है इनके ऊपर तो इनके गैस एक्सचेंज नहीं होता। एग्जाम्पल कौन है, आप बोन और हाँ एनी सारे एनिलीड्स एनिलीड्स और स्लीप भी देता हूँ और बोन एंड लीच और रमान में एनिलीड्स का कैनेडा में आते एम्फीबियंस एम्फीबियंस और एम्फी मतलब फ्रॉग हम कमाल गए घूमने और हुआ क्या, नैनीताल गए थे जिम कॉर्बेट में और इतने मस्त हो गए कि 4 बीच चिपक के पता चला। और लीच मैंने बताया लीच बड़ी चालाक है, मछली जब लीच काटेगी तो पहले वो एक हल्का सा जहर दे छोड़ेगी शुरू करने के लिए ताकि आपको एहसास ना हो। तो लीच के काटने पता जब चलते बहुत देर जब लास्ट हो चुका तो भर गया खून इसका, पहले हमारी बॉडी होते एनेस्थीसिया, एक ऐसा जब छोटी से एहसास बंद हो जाता है, जब डॉक्टर बंद आप इंजेक्शन लगाओगे एनेस्थीसिया छोड़ती है और फिर शक करती है और उसके बाद जो बदल जाता है कब। तो लीच, अब लीच को पकड़ने का मान तरीका क्या है, आप उसे खींचोगे नहीं होगा, उसका जो शक्कर है वो एंटर ऐसे घुसा देती है, एंटर शक्कर ऐसे घुसा देती है, आप किसी पड़ जाओ निकलेगी टूट जाएगी नहीं हटेगी। लेकिन कमाल कह रहे हैं कि मैंने तो कमाल कर दिया, नमक लगा दिया उसको, नमक लगा दिया। अब मुझे नमक लगाने से क्या होगा, नमक टेस्ट आ गया मुझे नहीं आ गया, नमक लगाने से जो उसकी स्किन पर नमी थी वो सूख गई और उसका रेशम टूट गया, दम टूटने लगा और जब दम टूटता है फिर खाना एक तरफ जान एक तरफ, वो जान बचाने के लिए भागने छोड़ के भाग जाता है। तो नमक लगाने का मकसद ये है कि उससे उसका रेस्पिरेटरी फेलियर नष्ट हो जाता है और वो अलग हो जाता है। तो आप लोग ये करें कि उसे खींचना ना करें, चिमटम पर ना खींचे, नमक लें और नमक ऊपर रखते चले जाएं और 2 मिनट के अंदर वो कहें भैया माफ कर दे, जब भैया अभी जान मत ले छोड़ चले जाए, तो वो रेस्पिरेट नहीं होता। तो यानी रेस्पिरेशन अगर स्किन से होना है तो स्किन का पीला होना जरूरी है। क्या जरूरी है, पीला होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी है, आरिश जो फ्लोग है इसलिए अकेला स्किन से नहीं होता, इसमें 3 तरह का होता है। सबसे ज्यादा मोड ऑफ रेस्पिरेशन also respire by lungs and buccal cavity। तो फ्लोग में लंग्स भी है, बकल कैविटी भी है और अगर हम बात करें 70% बाय स्किन, फ्लोग की बात कर रहा हूं, प्लस 25% बाय लंग्स प्लस 5% बाय बकल कैविटी। तो फ्लोग में सबसे ज्यादा स्किल से होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन फ्लो और लंग्स भी दे रखी है, स्किन दे रखी है, तो ऑल ऑफ दीज दे, अगर ऑल दे तो हमारा सही होगा और अगर उसने अलग कर दिया तो हम स्किन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। उसका जो मैक्सिमम रेस्पिरेशन है वो स्किन से होता है, दैट अगर बाय स्किन, ठीक है, क्लियर है, स्किन से होता है। अब हम आगे बार गिल्स की बात करें, गिल्स नंबर नेक्स्ट ऑर्डर स्किन के बाद गिल्स है, गिल। तो अब नेक्स्ट नंबर 4 गिल्स। जब
गिल से गैस एक्सचेंज होता है, गिल से गैस का एक्सचेंज होगा तो उसको बोलते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल क्या बोलेंगे? आपको कार्ड ब्रेंकियल, आपको कार्ड ब्रेंकियल, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो when respiration by gills called bronchial respiration। और गिल से रेस्पिरेशन अगर होना है तो अंदर से पानी रहना होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन देख पानी से है, तो ये जो ओनली एनिमल में पॉसिबल है जो पानी में रहती है। ओनली अदर एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स में होता है, लेकिन सारे पानी वालों में नहीं होता। जिनका ओरिजिन पानी में हो, जो पानी में पैदा हुए उनमें होगा। जो कभी लैंड पर रहते थे और पानी में चले गए उनमें गिल से हो, लंग से हो। जैसे व्हेल है, पानी पानी रहती है, लंग्स होते हैं। डॉल्फिन है, पानी रहती है, लंग से होता है, क्योंकि इनके जो बहुत पुराने एंसेस्टर लैंड पर थे, इसमें लंग्स और गिल दोनों रहेंगे। तो अब ओनली एक्वेटिक एनिमल्स, अच्छा किसमें को जब पानी में रहते हैं और अगर किसी में गिल्स हैं तो वो इस बात को भी इंडिकेट करता है कि उसका ओरिजिन पानी में ही हुआ है। इसमें हुआ है पानी। अब एग्जांपल कौन है? एग्जांपल फिश। सारी फिश, सभी फिशेस में रेस्पिरेशन गिल से होता है। टेडपोल, लार्वा, फ्रॉग, टेडपोल, लार्वा और फ्रॉग। फ्रॉग का जो एडल्ट है, बड़ा है, उसमें स्किन से, लंग से, बकल कैविटी से होता है। जो टेडपोल लार्वा होता है पानी से होता है, यानी ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होता है, उसमें गिल्स होती है। और फाइला हैज वन गिल, एक गिल होता है इसमें, एंड वन लंग, एक लंग भी होता है। पल्मोनरी सैक। तो फाइला में गिल्स भी होता है और फाइला में लंग भी होते हैं। और अनन्या कह रही है इसके लंग्स को हम बोले पल्मोनरी सैक और गिल को बोले गिलिडियम। बिल्कुल इसका गिलिडियम, एक गिलिडियम होता है, ठीक। और जो मोलस्क है, जो पानी पैदा हुए हैं, उनमें गिलिडियम होता है। एक्टिक मोलस्क, मोलस्क फोन नंबर मार सके। तो ये पहला था, क्या था? फोर नंबर के बात कर रहे हैं। एक लंग, सिंगल लंग, दो नहीं होते, जहां आपके दो एक, यानी इसका मतलब पानी में जाएगा तो मीडियम से करेगा और लैंड पर रहेगा तो लंग से करेगा। दोनों मोड है, सीएनजी भी है और डीजल पेट्रोल भी है। जैसा मौका वैसे काम कर लेता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि फ्लो के पानी रहता है, लैंड पर रहता है। आप याद रखिए फायदा भी एम्फीबियस है, कैन लीव देयर लाइफ बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये दोनों मोड इस पर रेस्पिरेशन, डुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। कछुए में केवल लंग्स है, पानी में जाता है, रहता नहीं। और यूं तो क्रोकोडाइल पानी में रहता है, लेकिन अपनी नाक में रुकता, ऊपर नथनी होता है, हमेशा पानी डूब के जाता ही नहीं सकता, वो सरफेस पे रहता है, नाक को बाहर रखता है और एक्शन चलता रहता है, बाकी अंदर है और उसके नोस्ट्रिल बाहर। इसका मतलब क्या है कि वो जमीन में पैदा हुआ है, पानी में चला गया, ऐसी फायदा। चलो अब एक बड़ा पॉइंट ये भी है, एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि गिल्स में ब्लड और वाटर का फ्लो अपोजिट होता है। ऐसे पानी बहता है और ऐसे वाटर बहता है। इन गिल्स फ्लो ऑफ वाटर
वाटर एंड फ्लैट और वाटर है, पानी और वाटर। अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इसे बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट। तो उनमें रेस्टल काउंटर करंट होता है, कार्ड काउंटर करंट, कहेंगे कार्ड काउंटर करंट। और काउंटर करंट होने की वजह से एक्सचेंज प्रॉपरली होता है। प्रॉपर एक्सचेंज अकर ड्यू टू काउंटर करंट। प्रॉपर एक्सचेंज जितना अपोजिट होगा, साथ साथ पहले तो एक्सचेंज प्रॉपर ना होता, अब इसमें प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है ड्यू टू काउंटर करंट। हमारे जो नेफ्रॉन है वहां भी काउंटर करंट मैकेनिज्म आएगी। अपोजिट फ्लूइड और ब्लड अपोजिट फ्लो करेगा, ऐसे यहाँ पर काउंटर करंट। तो काउंटर करंट मतलब है प्रॉपर एक्सचेंज, ताकि सही तरह से एक्सचेंज हो जाए, उसे काउंटर करंट बोलते हैं। अब देखिए एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि फिश में गिल्स होते हैं, और जिसमें गिल है वो ऑक्सीजन लेगा वाटर से, हमेशा याद रखो, एयर से ले सकता है। गिल्स गिल्स ऑक्सीजन इज टेकन, O2 is taken from water। हमेशा गिल्स पानी से ऑक्सीजन ले सकते हैं, दे कैन नॉट टेक फ्रॉम एयर, वो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। अब ये तो क्वेश्चन डिस्कस करना है। हाँ आप बिल्कुल मनुष्य से पकड़ा, कोई होशियार मुझे लग जाएगा, आप नजर बताना कर जाके। तरीका बहुत सिंपल है। एक जलता हुआ कोयला कोयले जलाना पहले उसको, और साफ लाल मिर्च रख के 3 बार सूंघना, और नजर परमानेंट उतर जाएगी। और अगर चाहते हो घर नजर खूब हो जाए तो चुपचाप थोड़ी सी घर रखना, अगर वहां छींक के आवाज आएगी समझो नजर उतर गया हमेशा, नजर उतार के करनी पड़ती है। तो गिल्स वाटर ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कमाल ये जो ऑक्सीजन लेंगे H2O नहीं लेंगे, जो बाकी ऑक्सीजन है वो नहीं लेंगे। ऐसा पानी खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन रह जाएगी। जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में खुली ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं। तो दे यूज डिजोल्व ऑक्सीजन होता है H2O, और हम इसमें पानी को लेते हैं, नहीं लेना है। पीओडी जो पड़ती है डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व O2, डिओ बोलते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, ये उसका यूज करते हैं। और जो पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गी हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बढ़ाते रहते हैं। ऑक्सीजन कहीं से आएगी केवल फोटोसिंथेसिस से। तो पानी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, एल्गी वगैरह हैं, उनकी जो फोटोसिंथेसिस होगी उससे वो ऑक्सीजन लिबरेट करते रहते हैं। अगर किसी वाटर सोर्स में एनिमल लाइफ में प्लांट लाइफ नहीं है, तो प्लांट लाइफ नहीं होने की वजह से एनिमल लाइफ खुद ही जिंदा रहेगी, जैसे जो ऑक्सीजन खत्म हो जाए मर जाएगा। तो ऑक्सीजन पानी में कहां से आएगी, जो ऑक्सीजन वो देंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ फिश ऐसी हैं फिलहाल जिनमें लंग्स बनने की शुरुआत हो गई। क्या शुरुआत हो गई? लंग्स बनने की शुरुआत हो गई, और वो मात्र 3 फिश हैं। 3 लिविंग फिश, 3 लिविंग फिश have lungs with the gills। ये बड़ा पॉइंट है, केवल 3 लिविंग फिश इस टाइम ऐसी है जिनमें गिल्स तो होंगे, उनके साथ साथ उसमें लंग्स भी, और इन्हें बोलते हैं लंग फिश और डिप्लोइड। लंग फिश कमाल है, लंग फिश और डिप्लोइड सबके ऊपर महत्व डिप्लोइड। तो डिप्लोइड वे फिश हैं जिनमें लंग्स बन गए हैं,
और ये मात्र 3 ही फिश होती है। कितनी फिश होती है? 3 फिश होती है। नाम पूछने लगे 5, जो देखो जो मैं अपना बताऊं उसको पैसा, जो आप पूछो उसके पैसे लगे। तो एकदम पूछ लिया है तो पैसे 5 रुपए देखो, पर क्वेश्चन 5 रुपए। अब इनके भी हम और कौन देखेगा? Each fish are Prototerus, Neoceratodus, Neo, and Lepidosidae। बस ये मात्र 3 ऐसे फिश हैं जिनमें लंग्स हैं और कुछ टाइम के लिए ये हवा में रह सकते हैं। बहुत हवा में रह, ये नहीं कि हवा में आज पेट में चले बेटा आज पेट में बैठता है, ऐसे नहीं, पेट पे नहीं, पर कुछ टाइम हवा में रह सकते हैं क्योंकि इनमें लंग्स भी हैं और यहाँ से लंग बनने की शुरुआत हुई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए लंग्स पर पहली बार किससे बने, और डिप्लोई है, सारी फिश डिप्लोई फिश से बने और वो 3 है। एक फिश और है वो जिंदा नहीं है, सीराटोडस, ये तो न्यू है, सीराटोडस इस एक्टिव फिश, एक्टिव डिप्लोई जो जिंदा नहीं है, उसके फॉसिल हमारे पास है लेकिन ये लिविंग फॉर्म में हमारे पास नहीं है। तो चुकी है मर चुकी ये से हाँ उड़ती है जी। एक्टोसिटस लाइफ है, यस है, उड़ने वाली वस्तु है। एक्टोसिटस लाइफ है। अब आगे जाना, आगे क्या करेंगे? टेस्ट सबको याद है कल 9 बजे, और जिन बच्चों को ऑनलाइन देना है वो क्या लेके जाएंगे? और कुछ बच्चों पे ऐसे भरा है भाई साहब, क्या कमाल है। ड्राइंग पेंसिल वो भी ऐसे चली रही हो, बस एक आपको क्या बना हुआ है, गोला बना या वैसी बना है, एक टॉपिक को अगर चेक करता फिर पा लेता छोड़ कर, ये दो क्वेश्चन देखने बस कर और वो कौन है मुझे तो पता बताऊंगा नाम को भी दिखाऊंगा जरूर। और आज देखना कि पहचान ए है, बी एस, ये क्या है? तो अब वापस आओ, ये लंग फिश हो गई। अब बात करेंगे सबसे बाद में जो ऑर्गन बने रहते वो लंग्स है। लंग सबसे बाद में आने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सबसे बाद में सबसे पहले सबसे बाद में इसके बाद चलेंगे आगे आ रहे हैं, सबसे बाद लंग्स पे बोल रहा हूँ, लंग्स बात कर रहा हूँ। अब हम लंग्स का नहीं सबसे बात बोल रहे हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन एनिमल का है वो ट्रैकिया। इस आधार पर 70% एनिमल में ट्रैकिया होता है। क्या होता है? अब बाद में ट्रैकिया की बात करें। ट्रैकिया नंबर 2, ट्रैकिया जिन्हें कह सकते हो ट्रैकिया की बात करेंगे। ट्रैकिया ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक, ये पाइप लाइक है। और जब पाइप को 2 जन खुलता है, एक तो एयर में खुलता है, एक्स्ट्रा खुलता है और एयर सीधा है। इसके 2 ओपनिंग है, एक तो हवा में जैसे मन नाक का ये नोस्ट्रिल और एक टिश्यू के अंदर। और इससे बड़े रेस्ट में कोई नहीं होता। जो एयर है, जो हवा की एयर है, ये सीधे पहुंच रही है टिश्यू तक। हवा कपड़ा है, ये पहले अंदर लेंगे, फिर लंग्स में एक्सचेंज होगा, फिर ब्लड के साथ जाएगी, फिर टिश्यू में एक्सचेंज होगा, ये कपड़ा फिर सीधे एयर पहुंचा दो भैया, आ गई जोमेटो लेकर आगे सीधे होटल से लेकर खाना। तो ये सबसे बड़े मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। हैज वन ओपनिंग इन एनवायरमेंट। जो ओपनिंग बाहर खुल रहा है, जैसे नाक के बाहर खुल रहे, कार्ड ऑस्टियम,
स्पायरेकिल ऑस्टिन एक ही बात है। कार्ड ऑस्टिन और स्पायरेकिल, स्पायरेकिल और दूसरा पोस्टियम भी बोल सकते हो। तो जो बाहर पूरा नाक का रास्ता है इनमें वो क्या है, स्पायरेकिल। और एक खुले हुए टिश्यू के अंदर ताकि सीधे वहीं पहुंच जाए, एंड अदर ओपनिंग इन टिश्यू, वो टिश्यू में। इससे ट्रैकिया में जो एयर की एटमॉस्फेयर है वो सीधे डायरेक्ट वहां है। सो एटमॉस्फेरिक एयर directly reach to the tissue. So it is called best mode of respiration. सबसे अच्छा तरीका रेस्पिरेशन, सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीधे सप्लाई हो रही है। बेस्ट मोड इसलिए अनन्या कि यहाँ से सीधे एटमॉस्फेयर ब्लड टिश्यू पहुंचती है, लेकिन बेस्ट मोड ऑफ रेस्पिरेशन हमसे बेहतर है। और बातों तब हो गई जब श्रेष्ठाओं ने एक कोकरोच पकड़ा और सर काट के और सर कटा कोकरोच घूम रहा है, जिंदा है। सर काटने के बाद भी वो कोकरोच जिंदा है और 5 दिन तक जिंदा रहेगा। तो कहते हैं हमें जिंदा रहता है 6-7 दिन जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी सेल में खाना तो वो तो है और एयर डायरेक्ट जा रही है। उसके एयर ट्रांसपोर्ट ना तो ब्लड का रोल है ना हार्ट का रोल, वो सीधे टिश्यू जा रही है, तो उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी और उसका रेस्ट चलता रहेगा। जब तक सेल में खाना है तब तक वो बेचारा घूमता रहेगा और उसके पता नहीं कहाँ जाना है, टक्कर यहाँ टक्कर वहां, बस चलते जाना है और कहाँ जाना से नहीं पता। तो सर कटा कोक रहस्य जो है वो ये है कि उसमें रेस्पिरेटरी से और ट्रैकिया से, और ट्रैकिया से होने की वजह से मुझे लगातार एयर मिल रही है। जब तक खाना रहेगा, जब कोई कोक मरता है, सर काटता है कोई इसका, तो उसके परिवार डायलॉग मारते हैं जब तक मेरे सर में खान रहेगा मेरा पोस्ट जिंदा रहेगा। वो जिंदा रहता है क्योंकि उसे एयर मिल रही है। हमारे में क्या है, हमारे में ऑक्सीजन तुरंत रुक जाएगी क्योंकि हार्ट बंद हुआ तो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया, इसे जिंदा है। तो अब वापस आओ, ट्रैकिया है। अब ये तो स्पायरेकिल है और ये ट्रैकिया है, इसकी बहुत सारी ब्रांच ट्रैकियोस बोलते हैं और ये टिश्यू है। ये स्पायरेकिल है, ये और खुला हुआ है स्पायरेकिल, और ये ट्रैकियोस ब्रांच इसकी ट्रैकियोस, और ये टिश्यू है और ये है। तो ट्रैकिया छोटी ट्रैकिया बड़ी ब्रांच है, इसकी बहुत छोटी ब्रांच बन जाती है और फिर उन ब्रांच से क्या होता है, कुछ ब्रांच से। और अरे पूछ रही है टेस्ट कौन सा है, अरे टेस्ट है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन 9 से 10 ही होगा, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा 9 to 10। तो आप तैयारी कर सकते हो, आपने पहले करा हुआ तो कर सकते हो। तो ट्रैकियोस ब्रांच को ट्रैकिया है और ट्रैकिया को मिड पाइप बोलते हैं। और ट्रैकिया कहाँ पहुंच जाएगा, ट्रैकिया की ब्रांच जो टिश्यू में जाएंगी और जो एयर यहाँ से गई है वो सीधे, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। हमारे लंग्स हमारी बिचौलिया बीच में। और एक बड़ा पॉइंट और लेके जा रहा हूँ सिमरन, अगर गैस एक्सचेंज ट्रैकिया से होगा तो ब्लड पिगमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो जिनमें ट्रैकिया से गैस एक्सचेंज होता है उनमें ब्लड पिगमेंट नहीं होता। क्वेश्चन बन गया। ट्रैकियल respiration has no need, unknown has no need of respiratory pigment। हमारे में हीमोग्लोबिन है क्योंकि हमारे ट्रैकियल रेस्पिरेशन नहीं है, लेकिन इंसेक्ट में सब में है, इसलिए उनको ब्लड पिगमेंट नहीं होता और यही वजह है उनका ब्लड कलरलेस होता है। कैसा होता है ब्लड कलर उनका ब्लड कलरलेस होता है। ठीक है आरिफ, कैसा होगा, कलरलेस होगा।
अब बस लास्ट कोर्स करने बराबर अब है लंग्स। फर्स्ट लास्ट है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हमारा जब गैस ऐसे लंग्स से होता है, फेफड़ों से होता है, उसे पल्मोनरी बोलते हैं। और जो लैंड पर रहने वाले हैं, जमीन पर रहने वाले हैं, उनका लंग्स होता है फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, जमीन पर टेरेस्ट्रियल, फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो जमीन पर रहने वाले उनमें होता है। और फिश में लंग बनने की शुरुआत हुई, फिर एम्फीबियंस बन गए, और एम्फीबियंस के बाद जो भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, उन सब में लंग्स होते हैं। तो लंग्स आर फाउंड, इसमें होती है फाउंड इन एम्फीबियंस, और एक चीज करते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इन सब में होता है। और बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल, तीन क्लास ऐसी हैं जिनमें ओनली एंड ओनली मोड ऑफ लंग्स होते हैं। अब भले ये पानी में रहे, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, पानी रहता है, लंग्स से होता है। तो दिस क्लास इज एक्सक्लूसिवली पल्मोनरी। लिख देता हूं मैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स and mammals, कोई कंफ्यूजन रखें, and mammals are exclusively pulmonary respiration। अब ये कहीं भी रहे, पानी रहे तो भी रेस्पिरेशन किससे होगा, तो भी रेस्पिरेशन पल्मोनरी होगा। अब क्रोकोडाइल पानी में है, किससे होगा, लंग से होगा। व्हेल मैमल है, पानी में है, किससे होगा, लंग से होगा, गैस लंग्स में होगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है अजय, जो पानी में है और लंग्स दे बैठे, इसका मतलब क्या है कि उनका वजन लैंड पर हुआ था, इस लैंड पर बैठा हुआ और 40% पानी में चले गए, और आज भी उनमें लंग्स हैं। डॉल्फिन को हम कृष्णा के मैमल है, क्या होंगे, लंग्स। इसलिए पानी में रहते हैं, क्या होगा, रेस्पिरेशन किससे होगा, लंग्स। तो तीनों क्लास पूरी तरह से लंग्स पे बेस्ड है, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और कल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, कल हम अपना पढ़ेंगे। तो बच्चों आज यहीं तक, और टेस्ट पे याद रखना है 9 बजे टेस्ट है। तो अनन्या आप दे सकती हो, क्लास ही रोक रहे हैं, कल टेस्ट होगा किस टाइम, 9 बजे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों।